हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू स्केलर अकेडमी नेट जेआरएफ। मेरा नाम है आशीष केसरवानी और आज हम बात करने वाले हैं वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के अंदर प्लेटो के बारे में। तो स्टार्ट करने से पहले लेट मी अश्योर यू दैट इफ एनीवन थिंक्स दैट वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट और प्लेटो का टॉपिक थोड़ा सा भी टफ है तो डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं एकदम ईजी तरीके से, जितना भी पॉसिबल हो सकता है ईजी तरीके से, मैं उतना ईजी तरीके से आप लोग को समझा दूंगा। सो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। लाइफ स्किल्स। देखिए, किसी भी थॉट को, मतलब किसी के भी थॉट को अगर पढ़ना है तो सबसे पहले उसके लाइफ स्किल्स को पढ़ा जाता, ताकि उसकी थिंकिंग का प्रोसेस क्या था वो हम समझ सकें। तो देखिए, अगर प्लेटो की बात करें तो इनको बोला जाता था कि पहले इनका नाम था अरिस्टोकल्स। देखिए, कंफ्यूज नहीं होना है, तो इनके जो स्टूडेंट का नाम था उनका नाम था अरिस्टोटल। ठीक है, तो अरिस्टोटल इनके स्टूडेंट हैं, प्लेटो का स्टूडेंट अरिस्टोटल है, लेकिन प्लेटो का ही ओरिजिनल नाम बोला जाता है कि अरिस्टोकल्स है। लाइफ पीरियड की बात करें तो 427 बीसी से 347 बीसी तक ये जिए हैं। देखो, प्लेटो वाज अ ग्रीक फिलोसफर एंड ग्रीस की अगर बात करें ना, तो ग्रीस में सिटी स्टेट का कॉन्सेप्ट था। तो सिटी स्टेट में क्या, जैसे एथेंस एक सिटी है और स्पार्टा एक सिटी है, तो ये हैं तो दोनों ग्रीस के ही पार्ट, लेकिन ये सिटी अपने में अलग होगी, ये सिटी अपने में अलग होगी। यहाँ का रूल करने वाला इंसान या फिर जो भी जिस तरह का भी सिस्टम है रूल का, वो यहाँ पे अलग होगा, यहाँ पे अलग होगा। ठीक है, तो वहाँ पे सिटी स्टेट का कॉन्सेप्ट था। जैसे अभी यहाँ पे क्या होता है, मान लीजिए एक स्टेट है, ठीक, अब स्टेट के अंदर कई सारी सिटीज़ हैं, तो लेकिन रूल तो कोई स्टेट पे कर रहा होगा ना, सिटी वाइज नहीं होता। तो यहाँ पे क्या था, सिटी स्टेट चलता था, मतलब हर सिटी में अपना अलग एक कॉन्सेप्ट था कि किस तरह से गवर्नेंस होगा। ठीक है, तो अभी देखिए, प्लेटो कोई नॉर्मल इंसान नहीं थे, ये नोबल अरिस्टोक्रेटिक फैमिली से बिलोंग करते थे। ठीक है, तो इनके ये किसके डिसाइपल थे, सोक्रेट्स के। और सोक्रेट्स का भाई साहब गजब का इन्फ्लुएंस था इनके ऊपर। सो इवन ये जब बुक्स भी लिखते हैं तो ये डायलेक्टिक फॉर्म में लिखते हैं, और उसमें हीरो कौन होता है, सोक्रेट्स। मतलब जो भी लिखेंगे वो ये इस तरह लिख रहे हैं कि सोक्रेट्स खुद बोल रहे हैं, लिखा है इन्होंने, लेकिन इस तरह दिखाया गया कि सोक्रेट्स बात कर रहे हैं। डेमोक्रेटिक एथेंस में पैदा होते हैं। अब देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है डेमोक्रेटिक एथेंस। डेमोक्रेटिक एथेंस का मैं एक बार आप वो चीज़ को समझा दूँ। जैसे हम लोग देखते हैं ना कि यहाँ पे डेमोक्रेसी, इंडिया में डेमोक्रेसी, तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं था। तो अगर यहाँ पे डेमोक्रेसी आप पढ़ते हैं कि डेमोक्रेटिक एथेंस में पैदा हुए हैं प्लेटो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे यहाँ सिस्टम चल रहा है या फिर किसी और कंट्री में जैसे अभी डेमोक्रेसी है, तो उस तरह की डेमोक्रेसी नहीं थी। डेमोक्रेसी, अभी एक एग्जांपल लेते हैं कि वो किस तरह से दोनों डिफरेंट हैं। अच्छा, अगर अभी इंडिया की बात करें तो आप अगर 18 ईयर्स ऑफ एज से एबव हैं या फिर 18 ईयर्स के हो गए हैं तो आपके पास वोटिंग राइट्स हो जाएगी, मिल जाएगी आपको वोटिंग राइट्स। लेकिन एथेंस में ऐसा नहीं था, यहाँ पे बहुत कम लोगों को ही वोटिंग राइट्स थी, मतलब फीमेल्स को वोटिंग राइट्स नहीं है। ठीक है, चिल्ड्रंस को तो ऑब्वियसली नहीं होगा, क्योंकि वो किसी एक सर्टेन एज, मतलब कुछ कंडीशंस लगेंगी कि इस तरह की फैमिली से बिलोंग करते हैं तो ही होगी। अगर इकोनॉमिक कंडीशन हो तो कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो वहाँ पे स्लेव ग्रीक अगर बात करें तो स्लेव सोसाइटी थी एक तरीके से, मतलब यहाँ पे स्लेव का भी कॉन्सेप्ट था। ठीक है, एट टाइम व्हेन इट वाज एंगेज्ड इन डेडली वॉर अगेंस्ट स्पार्टा। देखिए, एक पेलोपोनेसियन वॉर बोलते हैं, 431 बीसी से 404 बीसी तक चला, इसको बोलते हैं पेलोपोनेसियन वॉर। जब ये पैदा हुए तो ये एक पेलोपोनेसियन वार चल रहा था एथेंस और स्पार्टा के बीच में। इसमें स्पार्टा की जीत होती है, एथेंस हार जाता है। ठीक है, तो कहते हैं प्लेटो के लाइफ में ना इसका भी बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस था, और कई चीज़ें वो मतलब थोड़ा सा ये चाहते थे कि यार हम हार गए, एक तरीके से बदलना चाहते थे कि क्यों हार गए, वो समझना चाह रहे थे। तो उसको लेकर भी इन्होंने कई सारी चीज़ें सजेशंस दी थी, खैर वो हम बात नहीं करेंगे। ही वॉज इन्वाइटेड टू ज्वाइन पब्लिक। अच्छा देखिए, पहले मैं बता चुका हूँ अरिस्टोक्रेटिक फैमिली से बिलोंग करते थे, मतलब कोई नॉर्मल इंसान नहीं थे, पहली चीज। तो जब स्पार्टा जीती तो स्पार्टन पपेट गवर्नमेंट, जिसको बोला गया रूल ऑफ 30, मतलब 30 पीपल्स थे जो रूल करते थे एथेंस को पेलोपोनेसियन वार के बाद। तो इन्होंने इन्वाइट किया प्लेटो को कि आप आइए, और मतलब पब्लिक लाइफ के लिए इन्वाइट किया कि मतलब आप आइए, पार्टिसिपेट करिए। इन्होंने मना कर दिया। मना करने के रीजन देखिए, एक पहली चीज रीजन था कि डिसअपॉइंटेड थे, ही वाज डिसअपॉइंटेड बाय द फंक्शनिंग ऑफ द पॉलिटिकल लीडरशिप। तो ये एक इनका रीजन था कि डिसअपॉइंटेड थे कि ये किस तरह से काम कर रहे हैं, वो उनको पसंद नहीं आ रहा था। दूसरा कंडीशन ये था
कि भाई ये पसंद ही नहीं कर रहे थे, जितने भी सिस्टम थे, या तो डेमोक्रेटिक हो रहा है तो उनको पसंद नहीं है, रूल ऑफ 30 चल रहा है तो उनको पसंद नहीं है। इसको एक्चुअली 30 टिरेंट्स भी बोलते हैं, ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 30 टिरेंट्स। तो ये रूल चल रहा था, रूल ऑफ 30 है, 30 टिरेंट्स के नाम से आया, तो मतलब दोनों की बात एक ही है। तो दोनों इनको पसंद नहीं आता। रीजन भी था ना कि ये सोक्रेट्स के मतलब बहुत ज़्यादा इज्जत करते थे, या फिर सोक्रेट्स को बहुत मानते थे, सोक्रेट्स का इन्फ्लुएंस इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा था। तो हुआ क्या था, जब रूल ऑफ 30 चल रहा था तो उन्होंने सोक्रेट्स को कि इस चार्ज पे चार्ज लगा दिया था सोक्रेट्स के ऊपर कि भाई ये यूथ को करप्ट कर रहे हैं। सोक्रेट्स को ये बोला गया कि आप यूथ को करप्ट कर रहे हैं, उसके ऊपर ये चार्जेस लग गए थे। और लेटर एग्जीक्यूटिंग हिम अंडर चार्जेस ऑफ इम्पाइटी, मतलब जो दूसरा आया बाद में, फिर से जब डेमोक्रेटिक सिस्टम फिर से इस्टेब्लिश हो गया रूल ऑफ 30 के बाद, तो उन्होंने एग्जीक्यूट कर दिया भाई, मतलब मार दिया गया, सोक्रेट्स को फांसी दे दी गई थी। ठीक, तो इसलिए ये मतलब पसंद नहीं करते थे कोई भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को वहां पे जो उस समय चल रही थी। सो ऑल दिस कन्विंस्ड प्लेटो दैट ऑल पॉलिटिक्स आर इविल इफ नॉट गिवन प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डायरेक्शन। अगर प्रॉपर मैनेजमेंट डायरेक्शन नहीं दिया जा रहा है तो भाई साहब वो सही नहीं है, प्लेटो का मानना है, ठीक है। तो सोक्रेट्स को जो फांसी दी गई थी वो 399 बीसी में दी गई थी। क्वेश्चन पूछ सकते हैं तो याद रखें। अब देखिए होता क्या था ना कि ये अपने आप को बहुत बड़े डिसाइपल समझ रहे हैं, तो उनको डर हो गया, प्लेटो डर गया कि भाई सोक्रेट्स को फांसी दे दी गई है तो कि मेरी लाइफ को खतरा ना हो, इसलिए वो बंदा भाग गया, एथेंस छोड़ के भाग गया। बंदा जाता कहाँ, इजिप्ट, इटली और भी कई जगह जाता है। अच्छा ये भी माना जाता है कि ये बंदा इंडिया भी आया था, इंडिया से इन्फ्लुएंस था। तो यहाँ पे देखता है कई चीज़ें, इजिप्ट में किस तरह से रूल चल रहा है, इटली में किस तरह से रूल चल रहा है। इवन ये भी बोला जाता है कि इंडिया आया था तो मतलब कुछ, क्योंकि जो ये बंदा बोला कि ऐसे ऐसे होना चाहिए, प्लेटो ने बोला कि ऐसे ऐसे चीज़ें होनी चाहिए, वो आगे हम बात करेंगे, वो कुछ हद तक इंडिया से भी मिलता जुलता था, तो इसलिए बोला जा रहा है कि शायद इंडिया भी आया था। तो जितना मैंने पढ़ा तो मेरे हिसाब से तो मुझे अभी किसी ने कन्फर्म तरीके से नहीं बोला कि इंडिया में प्लेटो आया था, लेकिन इंडिया से मतलब मिलता जुलता चीज़ें बताई गई हैं, तो इसलिए गेस किया जा रहा है, ठीक है। तो लेटर केम बैक टू एथेंस, बाद में वो एथेंस वापस चले जाते हैं। 388 BCE फाउंडेड द अकेडमी एक फॉर्म करते हैं, मतलब एक इंस्टीट्यूशन खोलते हैं जिसका नाम था अकेडमी, 388 BCE में। ये आपको ईयर भी याद रखना है। और उसको बोला जाता है फर्स्ट यूरोपियन यूनिवर्सिटी। कम्प्रिहेंसिव, इसमें करिकुलम्स की अगर बात करेंगे, इस यूनिवर्सिटी में कौन कौन सी चीज़ें पढ़ाई जाती थी, तो एस्ट्रोनॉमी, बायोलॉजी, पॉलिटिकल थ्योरी, ऑब्वियसली फिलोसफी वो तो पढ़ाई जाएगी, मैथमेटिक्स। इवन मैं अगर यहाँ की एकेडमी की बात करूँ तो ये तक लिखा था, बोला जाता है कि गेट में, एकेडमी के गेट में लिखा था, दोज हैविंग नो नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स नीड नॉट इंटर हियर। मतलब अगर आपके पास मैथमेटिक्स का नॉलेज नहीं है तो प्लीज़ अपना पैर उल्टा मोड़ लीजिए और निकल जाइए यहाँ से, ठीक है। तो मतलब नॉलेज को लेकर ये बहुत ज़्यादा पैशनेट थे एक तरीके से। सो लास्ट ईयर ऑफ प्लेटोज लाइफ वेयर स्पेंट लेक्चरिंग एट द एकेडमी में लेक्चर देते हुए उनका मतलब जो लास्ट ईयर बीता था, मतलब जो जिंदगी के अंतिम पड़ाव था, एकेडमी में लेक्चर करते हुए इनका निकला था। ये जब इनकी डेथ हुई तो लगभग 80 ईयर्स के थे, और 347 में जैसे बताया हूँ पहले कि इनकी डेथ हो गई थी। और अपना जो एकेडमी का सारा कारोबार था अपने भतीजे स्पेसिफिक्स, इसको जो भी आप प्रोनाउंस करेंगे, इसके हाथों में पकड़ा दिए थे, ठीक है। तो ये हो गया इनका लाइफ स्केच। तो इतना काफ़ी है लाइफ स्केच जानने के लिए। इनकी चीज़ें और भी चीज़ें थी तो वो सब समझने की ज़रूरत भी नहीं है। हमारा काम एग्जाम ओरिएंटेड है, तो एग्जाम निकालना है, तो एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें पढ़ के अपना हमको समझना है। बाकी आप लोग सब पढ़े ही होंगे। देखिए प्लेटो के अगर वर्क्स की बात करें तो जो राइटिंग्स थे उनके डायलॉग फॉर्म में थी, जैसे पहले बताया कि डायलॉग फॉर्म में थी। अब होता डायलॉग फॉर्म का मतलब क्या है कि पर्सन 1 बोलेगा कि नहीं जस्टिस ये होता है, जस्टिस ऐसे होता है, जस्टिस ये होना चाहिए। तो फिर आएगा सोक्रेट्स बोलेगा नहीं जस्टिस ये नहीं, जस्टिस ये होगा। मतलब एक दूसरे से बातें करेंगे, एक दूसरे को बताएंगे कि अगर तुम ये बोल रहे हो तो फिर दूसरा उसको काउंटर करेगा, फिर पहला अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश करेगा, मतलब डायलॉग फॉर्म में, ठीक है। अब मोस्टली जो उनकी राइटिंग्स हैं उसके हीरो जो हैं सोक्रेट्स हैं, ठीक है। मतलब प्लेटो अपने नाम पे कुछ नहीं बोल रहे हैं कि मैं ये सोचता हूँ, सोक्रेट्स के नाम पे बोल रहे हैं सारी चीजें, ठीक। सिर्फ लॉज उनकी एक बुक है जिसमें वो सोक्रेट्स को हीरो नहीं बनाए, ठीक। अब इनके राइटिंग्स को ना, मतलब देखिए अब एक्चुअली
बोला जाता है कि 35 डायलॉग्स थे प्लस आई थिंक 13 लेटर्स हैं। तो इसकी ऑथेंटिसिटी पे भी क्वेश्चंस हैं कि इनके ही थे कि नहीं, कौन से इनके थे कौन से इनके नहीं थे, लेकिन मोस्टली माना जाता है कि 35 डायलॉग्स या 13 लेटर्स थे। ठीक है, तो अब इसके नंबरिंग पे कोई मतलब नहीं है। तो जो ये राइटिंग्स हैं इनका एक्चुअली कब लिखा गया सभी की जानकारी नहीं है। तो इनको मतलब जो हिस्टोरियंस हैं इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए, इनकी पूरी राइटिंग्स को 3 पीरियड्स में डिवाइड कर दिया। एक बोले अर्लीस्ट पीरियड, दूसरा हो गया मिडिल पीरियड और तीसरा हो गया लेटर पीरियड। ठीक है, तो अर्लीस्ट पीरियड की ये कुछ राइटिंग्स हैं, जैसे अपोलॉजी हो गया। अपोलॉजी में तो ये बताते हैं कि भाई इनको भी, इनके ऊपर भी चार्जेस लगे थे, तो उसकी स्टोरी कुछ लिखी हुई है इसमें। ठीक है, तो इयोन हो गया, गार्गियस हो गया, लिसिस हो गया, क्रिटो हो गया, ये सारी चीज़ें हैं। हिपियस माइनर, मेजर, ये सारी चीज़ें हैं। इस तरह मिडिल पीरियड की अगर बात करें तो मेनो, सिम्पोजियम, फाइडो, रिपब्लिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। प्लेटो के अगर सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बनेगा या फिर सबसे ज़्यादा जिस बुक के बारे में बात की जाती है प्लेटो की, वो है रिपब्लिक। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि कौन से अर्लीस्ट पीरियड में, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेता है कि 4-5 बुक्स के नाम दे देगा और बोलेगा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाइए, कौन पहले आया कौन बाद में आया। ठीक है, तो हम तरीका भी बताऊंगा अभी। लेटर पीरियड की अगर बात करें तो क्रिटियस है, लेटर 7 है, द लॉज है, स्टेट्समैन है। देखिए इनकी 3 बुक्स मेन है। सबसे पहले उसकी ईयर एग्जैक्टली पता है कि कब इन्होंने लिखी है। जैसे रिपब्लिक की बात करें तो 386 बीसी के आसपास इन्होंने लिखी थी रिपब्लिक की अगर बात करें थोड़ा सा, तो रिपब्लिक के अंदर 10 बुक्स थी। ठीक है, तो स्टेट्समैन अगर बात करें तो स्टेट्समैन थी 360 बीसीई में। ये आपको डेट अगर याद रहे, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे पूछता है ना कि आपको इनमें से अगर कोई एक याद है तो आपको मोस्टली चांसेस ये रहेगा कि आप सही कर देंगे। तो रिपब्लिक हो गया 386 में, स्टेट्समैन हो गया 360 में, द लॉज एक्चुअली 347 में, मतलब जब उनकी डेथ हो गई ना, तो डेथ के बाद पब्लिश हुई। लिखा कुछ महीने पहले उन्होंने लिख दी थी अपने डेथ के पहले। तो सबसे लास्ट वाली जो इनकी राइटिंग्स है वो द लॉज है। तो मतलब अगर कभी भी क्वेश्चंस में आ जाए कि कौन सी बुक सबसे लास्ट में है, मतलब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने के लिए अक्सर आते हैं क्वेश्चंस में, तो द लॉज को सबसे पहले तो आप अंतिम में कर दीजिए, क्योंकि वो पब्लिश ही हुई थी डेथ के बाद, तो और कोई ऐसा कुछ था नहीं। तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा। अगर एक बुक से ही अगर आइडिया लग गया पूरे क्वेश्चंस का तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर और भी जो अब याद किए रिपब्लिक, स्टेट्समैन या फिर इनमें से अगर देखेंगे अर्लीस्ट, मिडिल, लेटर के हिसाब से, तो उसके अकॉर्डिंग आपको आइडिया लग जाएगा। रिपब्लिक की बात करें तो बहुत ही ज्यादा फिलोसफिकल नेचर की थी, बहुत ही ज्यादा फिलोसफिकल नेचर की थी। जस्टिस की बात करेंगे, कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, जस्ट सोसाइटी क्या, आइडियल स्टेट क्या, इस तरह की बातें होंगी। ठीक है, लेकिन वहीं अगर स्टेट्समैन और द लॉज की अगर बात करें तो ये एक्चुअल स्टेट्स की बात करेंगे, ग्राउंड रियलिटीज क्या है, थोड़ा सा मतलब रियलिटी क्या चल रही है, वो चीज़ों के बारे में बात होगी। ठीक है, और रिपब्लिक की तरह इसमें इतनी ज़्यादा आइडियालिज्म नहीं होगी, रेडिकल ओवरचर्स की बात नहीं की जाएगी जिस तरह से रिपब्लिक में बात की गई है। तो ये इनकी हो गई राइटिंग्स। तो आते हैं भाई जस्टिस की बात हो रही, तो जस्टिस क्या है, तो उसके लिए उसको हम पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ जस्टिस के अंदर कि क्या है जस्टिस। जस्टिस इतना इंपॉर्टेंट था प्लेटो के लिए कि इन्होंने जस्टिस को सेंट्रल थीम था प्लेटो की रिपब्लिक को ही, मतलब प्लेटो की रिपब्लिक को जस्टिस का सेंट्रल थीम ही बना दिया। इवन जो बुक थी रिपब्लिक इनकी, उसके सब टाइटल का नाम ही था कंसर्निंग जस्टिस। ठीक है, तो प्लेटो क्या कहते हैं, तो पूरा भी मैं हिस्ट्री की तरफ, स्टोरी की तरफ बना दूंगा। प्लेटो जस्टिस इज मोरल कॉन्सेप्ट। ठीक है भैया, मोरल कॉन्सेप्ट है जस्टिस, सोशल इथिक्स, सोशल नॉर्म से रिलेटेड है ये। जस्टिस अनदर नेम ऑफ राइटियसनेस, मतलब अच्छी चीजों के बारे में है ये, अच्छा काम करना हो। ड्यूटीज पे आपको फोकस करना है, ना कि आपके राइट्स के ऊपर, मतलब आप अपने ड्यूटीज पे फोकस करिए, राइट्स पे नहीं। सोशल मोरालिटी, ये मैंस की ऑब्लिगेशन है भैया कि आपको जस्ट रहना है। ठीक है, जस्टिस इज नथिंग बट द प्रिंसिपल दैट ईच वन शुड परस्यू ए फंक्शन फॉर विच वन इज फिटेड बाय नेचर, ईच वन टू डू वंस ओन फॉर वंस ओन एंड फॉर द कॉमन गुड। मतलब देखिए सोसाइटी में ना, इनका कहने का मतलब था, मैं आगे बताऊंगा, इससे आपको थोड़ा सा आगे और समझ में आएगा। सोसाइटी को इन्होंने क्लास में डिवाइड कर दिया और बोला कि इस क्लास को ये काम करना है, इस क्लास को ये काम करना है, इस क्लास को ये काम करना है। अभी बताऊंगा इस तीनों क्लास कौन से हैं। और ये काम जब आप करेंगे ना, तो ये आप अपने लिए भी सही करेंगे और ये कॉमन गुड के लिए भी सही है। ठीक है, मतलब काम सब के लिए भी सही है और आपके लिए सही है। तो इसलिए इस क्लास के अकॉर्डिंग ही आपको
काम करना है। ये इनका जस्टिस था। इनके हिसाब से जस्टिस का मतलब ये होता है। तो देखिए ये जो चीज़ें इन्होंने बोली, इससे पहले ना इन्होंने जो उस समय प्रिवेलिंग थ्योरीज थी जस्टिस की, उनको रिफ्यूट किया था, मतलब उनको नकारा था कि भाई साहब आप जो बोल रहे हैं ना जस्टिस, वो ऐसा जस्टिस है नहीं। तो अब देखते हैं कि ऐसा पहले क्या चल रहा था। तो कुछ थ्योरीज हैं, 3 थ्योरी चल रही थी। एक सिफेलस पोलमार्कस। देखिए अब इसकी मैं थोड़ा सा एक बैकग्राउंड बताता हूँ। सिफेलस के घर में ना कुछ लोग बैठे हैं। सिफेलस एक व्यक्ति हैं, काफी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। इनके घर में 3-4 लोग बैठते हैं। तो उसमें से एक थे सोक्रेट्स, ठीक, सिफेलस खुद, और ग्लाउकोन एंड एडिमेंटस। ये 3-4 लोग बैठते हैं और डिस्कस करते हैं कि भैया और जस्टिस क्या है, कैसे क्या है, ये सब डिस्कस करते हैं। तो ये डायलॉग फॉर्म में होगा सारी चीज़ें। तो अब देखते हैं वहाँ पे क्या डिस्कस किया जाता है। तो अभी सेफाइलस पोलमार्कस कौन है? सेफाइलस फादर हैं और पोलमार्कस उनके लड़के हैं, ठीक है। तो अब जो ये बोलेंगे इसको बोला जाता है थ्योरी ऑफ जस्टिस ऑफ ट्रेडिशनल मोरालिटी, इसके नाम से जाना जाता है। वैसे पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी आप याद रख सकते हैं। तो सेफेलस से पूछा गया, मतलब क्वेश्चंस बहुत सारे होते हैं, तो उनके बीच में फिर सोक्रेट्स पूछते हैं सेफेलस से कि भाई सेफेलस ये बताओ जस्टिस क्या है तुम्हारे हिसाब से, जस्टिस क्या है? तो सेफेलस कहते हैं जस्टिस कंसिस्ट्स इन स्पीकिंग ट्रूथ एंड पेइंग वंस डेब्ट। कितनी अच्छी बात है ना कि आप सत्य बोलिए और आपके ऊपर जो भी डेट है ना वो आप रीपे कर दीजिए, सेफेलस ने बोला। तो सेफेलस ने तो अपने हिसाब से बहुत अच्छी बात की ना कि आप किसी से उधारी लिए हैं तो उसको वापस कर दीजिए और हमेशा सत्य बोलिए, यही तो जस्टिस है। तो सोक्रेट्स कहते हैं कि भाई सोफेलस, एक एग्जाम्पल लेते हैं कि आपका कोई दोस्त है, मतलब एक्चुअली ऐसा नहीं था, मतलब आप किसी से कोई तलवार या फिर कोई चाकू लेते हैं उधार में, वो आपके ऊपर तो डेट हो गया, आपको वापस करना है। जब आपने किसी इंसान से लिया तब वो इंसान मेंटली स्टेबल था, लेकिन जब आपका काम हो गया तब आप देखते हैं कि कोई व्यक्ति मेंटली डिसेबल हो चुका है, मतलब वो इंसान थोड़ा सा पागल हो चुका है। तो क्या आप डेट को रीपे करेंगे? तो अब तो प्रॉब्लम हो जाएगी भाई। कोई इंसान पागल है, आप उसको तलवार नहीं पकड़ा सकते ना कि नहीं भाई तुमसे तलवार लिए थे, लो भाई तुम्हारी तलवार। तो अगर ये नहीं कर सकते हैं तो जस्टिस की ये डिफिनीशन जो आपने बोल दी या फिर जस्टिस जो आप कह रहे हैं, तब तो ये हो ही नहीं सकती। तो भाई पोल मार्कस उनका लड़का मेरे बाप को कैसे गलत बोल दिए, कूद पड़ता है। तो वो कहता है नहीं नहीं नहीं, जस्टिस ये नहीं, जस्टिस तो इस तरह है, जस्टिस कंसिस्ट गिविंग ईच पर्सन इज ड्यू विच इंप्लाइज डूइंग गुड टू फ्रेंड्स एंड इविल टू एनिमीज। मतलब कहता है जिसको जो अधिकार एक तरीके से वो दे दो, और साथ में ये बोलता है कि उसका मतलब ये भी है कि जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ अच्छा करो और जो एनिमीज है, जो आपके दुश्मन है, उनके साथ गलत करो। तो सोक्रेट कहते हैं नहीं यार, ऐसा ये चीज मजा नहीं आया, मतलब ऐसे कैसे कर सकते हो? जस्टिस तो ऐसी चीज है ना कि जो सबके साथ अच्छा होना चाहिए ना, गुड फॉर ऑल की बात होनी चाहिए। यहाँ पे आप इनमी है या फिर फ्रेंड है आपका, तो उसके अकॉर्डिंग आप जस्टिस को तोड़ मरोड़ नहीं सकते हो। तो जस्टिस तो ऐसा कुछ होना चाहिए जो गुड फॉर ऑल हो, वो चाहे इनमी हो चाहे फ्रेंड हो आपका। तो ये तो कहानी थी सिफाइलस एंड पोल मार्कस की। तो वहीं बैठे थे थ्रेसिमाकस साहब, इनका रेडिकल नोशन ऑफ जस्टिस था। तो थ्रेसिमाकस क्या कहते हैं? जस्टिस इज इन द इंटरेस्ट ऑफ स्ट्रॉन्गर, माइट इज राइट। तो अभी अब थ्रेसिमाकस का ये कहना था कि जो जस्टिस है ना वो स्ट्रॉन्गर के इंटरेस्ट में होता है। माइट इज राइट, मतलब जिसके पास पावर है वही सही है और जो सही है वही जस्टिस है। तो सोक्रेट्स ने कहा नहीं, ऐसी चीजें नहीं हो सकती, जस्टिस सिर्फ स्ट्रॉन्गर के फेवर में नहीं हो सकती, स्ट्रॉन्गर के लिए ही जस्ट सोसाइटी नहीं होनी चाहिए, ठीक। तो वो एक एग्जांपल देते हैं, शू मेकर डज नॉट वियर ऑल द शूज ही मेक्स। देखिए शू मेकर के पास पावर है कि मतलब एक तरीके से पावर या कैपेसिटी या कैपेबिलिटी जो भी आप कह सकें कि वो शूज बना सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं ना कि जो भी शूज बनाएगा वो अपने लिए बना लेगा। इसी तरह फार्मर डज नॉट ईट ऑल द क्रॉप्स दैट ही प्रिपेयर्स। किसान क्या करता है भाई? खेती करता है और अनाज उगाता है, तो सारा अनाज वो अकेले तो खा नहीं जाएगा। इसी तरह जो रूलर है ना उसके पास पावर है कि लॉ बना सकता है, उसके पास अथॉरिटी है लॉ बनाने की।
तो वो ऐसा कोई लॉ नहीं बनाएगा जो सिर्फ उसको ही बेनिफिट करे। यहाँ पे क्या था, जस्टिस इन द इंटरेस्ट ऑफ स्ट्रॉन्गर। स्ट्रॉन्गर कौन है, रूलर। ऑब्वियसली रूलर के पास सबसे ज्यादा पावर है, तो वो अपने फेवर में चीजें बनाएगा, सॉरी लॉज बनाएगा। तो अगर अपने फेवर में लॉज बनाएगा तो इसका मतलब क्या, वो रूलर के इंटरेस्ट में या फिर स्ट्रॉन्गर सोसाइटी जो भी है, पूरे स्ट्रॉन्गर पार्ट ऑफ सोसाइटी जो भी है पूरे सोसाइटी के अंदर, उनके फेवर में बनाएगा। तो जैसे सोक्रेट्स ने एक एग्जांपल दिया कि भैया रूलर जो होगा वो ऐसे लॉज नहीं बनाएगा जो सिर्फ उसको बेनिफिट करे। देन कम टू कन्वेंशनल थ्योरी ऑफ जस्टिस। ये ग्लाउकोन एडमेंटस, ये दोनों ब्रदर थे, मतलब ये प्लेटो के भी एक्चुअली ब्रदर हैं। तो ये क्या बोलते हैं, चलो ठीक है मान लिए जस्टिस इज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्ट्रॉन्गर, जैसे सोक्रेट्स बोल दिए, ठीक है मानते हैं, माइट इज नॉट राइट। देन जस्टिस इज इन द इंटरेस्ट ऑफ वीकर, तो इसका मतलब उल्टा होगा। और एक्चुअली ये इस तरह से नहीं था कि जस्टिस इज इन द इंटरेस्ट ऑफ वीकर। तो ग्लाउकोन ने बताते तो थोड़ा सा सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो थ्योरी, सोशल कॉन्ट्रैक्चुअलिस्ट जो आपने पढ़ा होगा, थॉमस हॉब्स और जीन जैक्स रूसो इन सबको, तो उसमें क्या होता है कि देखो ये कहते हैं कि जब सोसाइटी में कोई चीज़ ऐसी नहीं रही होगी, या फिर एक तरीके से इस तरह बात कर लें, जब स्टेट ऑफ नेचर रहा होगा तो सब एक दूसरे से लड़ रहे होंगे। अगर सब एक दूसरे से लड़ रहे होंगे तो सब अपने अपने लिए बात कर रहे हैं ना, आप अपने इंटरेस्ट के लिए लड़ेंगे। तो हर सोसाइटी का केस क्या होता है, जो स्ट्रॉन्गर होते हैं वो माइनॉरिटी पार्ट ऑफ द सोसाइटी होते हैं, लेकिन जो मेजोरिटी पार्ट ऑफ द सोसाइटी होते हैं वो होते हैं वीकर, ठीक है। तो सब ने मिलके बात की होगी कि भाई एक ऐसे काम चलेगा नहीं, तो जस्ट सोसाइटी बनाते हैं। तो जस्ट सोसाइटी बनाने के लिए कुछ रूल्स या फिर लॉ जो भी बनाएंगे, ठीक है, सिर्फ आपको ये समझना कि वीकर्स के इंटरेस्ट में है ना, क्योंकि अगर स्टेट ऑफ नेचर कुछ ऐसा है कि जहां पे स्ट्रॉन्गर माइनॉरिटी पे हैं, और स्ट्रॉन्गर का मतलब क्या है कि आप अपने हिसाब से चीजें मोड़ तोड़ मरोड़ सकते हैं। तो वीकर जो कि मेजोरिटी में है उनके खिलाफ चीजें हो रही हैं, तो वो क्या चाहेंगे कि भैया एक जस्ट सोसाइटी बने। तो जस्ट सोसाइटी बनेगी तो जस्टिस होगा ना, तो जस्टिस किसके फेवर में गया, वीकर के फेवर में। तो इसलिए ग्लाउकोन एंड एडमेंटस क्या कहते हैं कि जस्टिस इज इन द इंटरेस्ट ऑफ वीकर, ठीक है। तो ये इनकी थ्योरी थी। और फिर बोलते हैं जस्टिस इज समथिंग अननेचुरल एंड आर्टिफिशियल। क्यों, क्योंकि भाई ये नेचुरली नहीं था ना, नेचुरल तो स्टेट ऑफ नेचर था, लेकिन जस्ट सोसाइटी बनाने के लिए हम जस्टिस के लिए कुछ काम करते हैं, फिर लॉज बनाते हैं, जो भी करते हैं मतलब, ठीक है। तो ये क्या हम बनाए हैं, इसलिए ये अननेचुरल एंड आर्टिफिशियल हो गया। सोक्रेट्स कहते हैं नहीं, जस्टिस इज नेचुरल एंड यूनिवर्सल, मतलब ऐसे नहीं हो सकता, जस्टिस नेचुरल एंड यूनिवर्सल है। तब प्लेटो फिर आते हैं, ये सारी चीजें बात करते हैं कि इनका जो पूरा इसेंस निकल के आता है, तो ये आता है, ठीक। तो एक्चुअली ये बहुत थ्योरी जब हम पढ़ते हैं ना पॉलिटिकल साइंस में, तो सब एकदम अलग अलग कर देते हैं। थ्योरी ऑफ जस्टिस ये है, थ्योरी ऑफ फिलोसफर किंग ये है, थ्योरी ऑफ एजुकेशन ये है, एक्चुअली सब जुड़े हुए हैं। तो इसे थोड़ा सा लगेगा कि यहाँ से ये चीज़ कैसे मिल गई। तो आगे बात करेंगे जिससे पता चलेगा कि क्लास की बात कैसे आई, तो ये जस्ट सोसाइटी कैसे बनाएगा प्लेटो, तो क्लास डिवाइड किया गया, क्लास में ऐसे होगा, तो ये सब चीज़ें बात की जाएगी। इसलिए ये सारी बातें हैं जो प्लेटो कहते हैं कि जस्टिस का मतलब ये होना चाहिए। तो आते हैं थ्योरी ऑफ फिलोसफर की। देखिए फिलोसफर किंग के लिए प्लेटो ने क्या किया, अनटिल फिलोसफर्स आर किंग्स, जो फिलोसफर्स हैं सोसाइटी के अंदर वो किंग बन जाएं, या फिर किंग और प्रिंसेस जो हैं उनके अंदर या तो स्पिरिट या पावर हो फिलोसफी की, एंड विजडम एंड पॉलिटिकल लीडरशिप मीट इन द सेम मैन। विजडम मतलब जो ज्ञान है, पॉलिटिकल लीडरशिप, अगर ये दोनों नहीं मिलते, जब तक नहीं मिलते हैं तब तक सिटीज भी, देखिए सिटीज का मतलब यहाँ क्या है, सिटी स्टेट, ठीक है। सिटीज विल नेवर सीज फ्रॉम इल मतलब बीमारी से नहीं, मतलब यहाँ पे प्रॉब्लम्स खत्म नहीं होंगी, नॉट द ह्यूमन रेस, ना तो ह्यूमन रेस के साथ जो प्रॉब्लम है ना तो वो खत्म होगी। मतलब कहने का मतलब क्या है, विजडम मतलब ज्ञान किसके पास है, ऑब्वियसली फिलोसफर के पास है, प्लस पॉलिटिकल लीडरशिप। जब तक ये नहीं मिलेगा तब तक प्रॉब्लम खड़ी ही रहेंगी सोसाइटी में, तब तक आपकी सोसाइटी क्या नहीं हो सकती, जस्ट नहीं हो सकती भाई साहब। आपको विजडम और पॉलिटिकल लीडरशिप एक साथ लाना ही पड़ेगा अगर आप जस्ट सोसाइटी बनाना चाहते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये प्लेटो कह रहे हैं, ठीक है। तो बात क्या हुई पॉलिटिकल फिलोसफर किंग के अंदर, बात क्या होगी, ह्यूमन बिहेवियर डिपेंड्स ऑन 3 डिजायर्स, ठीक है। इन्होंने क्या कह दिया प्लेटो साहब ने कि ह्यूमन का बिहेवियर है वो 3 चीजों पे डिपेंड करता है, 3 थिंग्स।
पहला है डिजायर, डिजायर मतलब एपेटाइट, दूसरा इमोशन, तीसरा है नॉलेज। ठीक है, अब होगा क्या, डिजायर एपेटाइट, अब एक उनका कहने का मतलब एक क्लास होगा ना, मतलब ह्यूमन एक बिहेवियर है, मतलब एक सोर्स है आपके अंदर से आता ना कि यार कितना पैसा हो जाए, मैं कितना वेल्थ इकट्ठा कर लूँ, ठीक है, कितना काम कर लूँ कि मेरे पास इतना पैसा हो जाए, ये पैसा हो जाए। तो सबके अंदर ये तीनों बिहेवियर्स होंगे, ठीक है, या फिर एक तरीके से ये तीनों चीजें होंगी, डिजायर, इमोशंस एंड नॉलेज। लेकिन जिस इंसान के अंदर डिजायर, एपेटाइट या फिर वेल्थ इकट्ठा करने का जो जुनून होगा या फिर डोमिनेटिंग पोजीशन में होगा इन दो इमोशंस और नॉलेज के कंपैरिजन में, वो रिप्रेजेंट करेंगे ऐसी क्लास को जिसको हम बोलेंगे ट्रेडर्स। ठीक है, दूसरा है इमोशन, इमोशन स्पिरिट, मतलब देखिए एक उनका कहने का मतलब ये है कि सोसाइटी में ना अगर जिस इंसान के अंदर इमोशन, स्पिरिट या फिर ऐसे कुछ कि मुझे वेल्थ भले ना मिले लेकिन मेरी इज्जत हो, इस तरह से, मतलब इस तरह वाली इज्जत हो कि लोग मेरी जय जयकार करें कि वाह ये युद्ध जीत के आया है, ये क्या लड़ाकू है, क्या लड़ता है, ठीक है, मतलब इस तरह की जो बात हो, वो मतलब थोड़ा सा विक्ट्री वाली फीलिंग आया कि यार क्या मतलब क्या लड़ा बंदे ने, जिसके अंदर ये वाली फीलिंग्स आएंगी जो डोमिनेट करेंगी, वो आएंगी सोल्जर क्लास में। ठीक है, और थर्ड है नॉलेज, जिसके अंदर ना कि मुझे कितना ज्ञान अर्जित करना है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान मुझे मिलता जाए, मैं कितना ज़्यादा से ज़्यादा इंटेलेक्चुअल बंदा बन जाऊँ, मैं कितनी ज़्यादा से ज़्यादा इंटेलेक्ट इकट्ठा कर लूँ अपने अंदर, कितना ज़्यादा से ज़्यादा सीख लूँ, जिसके अंदर ये ट्रेट डोमिनेट करेंगे, वो होगा आपका फिलोसफर, या फिर इसको हम कह दें रूलिंग क्लास। तो तीन क्लास हो गए एक तरीके से, इसको हटा देते, फिलोसफर तो नहीं, रूलिंग क्लास ही बना लेते हैं। तो प्लेटो के आइडियल स्टेट में तीन क्लासेस हो गई भाई साहब, पहला हो गया ट्रेडर, दूसरा हो गया सोल्जर्स, तीसरा हो गया रूलिंग क्लास। ठीक है, तो अब ये तीन तो ट्रेट हो गए, तीनों ट्रेट, जिसके अंदर जो ट्रेट डोमिनेट करेगा उसके अकॉर्डिंग वो क्लास में जाएगा। ठीक है, तो आगे बात क्या होती है, वर्च्यू फॉर ईच सोशल क्लास। देखिए वर्च्यू की बात करते हैं तो हर सोशल क्लास की अपनी अलग अलग वर्च्यू है। ठीक है, टेम्परेंस, करेज, विजडम एंड जस्टिस। जो ट्रेडर क्लास होगा ना उसके अंदर क्या होगा भाई साहब, टेम्परेंस होगा, टेम्परेंस वाली वर्च्यूज होंगी, वो ज्यादा से ज्यादा वेल्थ इकट्ठा करने की बात करेगा। जो सोल्जर क्लास होगा ना वो क्या कहेगा, भैया हमारे अंदर तो करेज है ना, हमारे अंदर तो करेज, हम लड़ेंगे, काट डालेंगे, फाड़ डालेंगे, मतलब ये वाली फीलिंग रहेगी। तीसरी क्लास होगी रूलिंग क्लास। रूलिंग क्लास के पास क्या होगा, विजडम होगा। क्यों, क्योंकि वो भाई साहब ने बोला है रूलिंग क्लास कौन होगा, जिसके पास नॉलेज होगा। इन्होंने ये नहीं बोला कि सोल्जर रूल करेंगे या फिर जो लड़ाकू होंगे वो रूल करेंगे, इन्होंने बोला जिसके पास सबसे ज्यादा नॉलेज होगा वो भाई साहब राजा बनेगा। राजा का बेटा ही राजा नहीं बनेगा, जिसके पास नॉलेज होगा वो राजा बनेगा। ठीक है, खैर, तो चौथा वर्च्यू जो है जस्टिस। तो जब ये इस तरह से सोसाइटी होगी ना, आइडियल सोसाइटी बनेगी जिसमें तीन क्लास, तीसरी तीन क्लास ये सब हो गई, तो जो सोसाइटी या फिर स्टेट होगा ना वो हो जाएगा जस्ट सोसाइटी। उसकी वर्च्यू क्या होगी, जस्टिस। समझ में आई बात। तो स्टेट, देखिए अच्छा एक चीज और, आप जब भी ग्रीक फिलोसफी आप पढ़ेंगे तो स्टेट और सोसाइटी को ना उन्होंने एक्चुअली प्लेटो ने तो नहीं हटाया, मतलब डिस्टिंग्विशन नहीं रखा स्टेट और सोसाइटी के बीच में। तो स्टेट या सोसाइटी जो भी बनेगी वो जस्ट सोसाइटी बनेगी, और स्टेट और सोसाइटी की जो वर्च्यू होगी वो होगी जस्टिस। ठीक, तो ये हो गया फिलोसफर किंग। अच्छा, अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होगी कि भाई हम चूज कैसे करेंगे, जितने भी सब नॉलेज ले लेंगे तो सब थोड़ी ना राजा बन जाएंगे। तो उसके लिए भी उन्होंने एक स्कीम बनाया कि स्कीम क्या है, स्कीम ऑफ एजुकेशन। तो हम कैसे चूज करेंगे फिलोसफर किंग को अपने, तो इन्होंने क्या किया, तीन स्टेजेस में डिवाइड कर दी। सबसे पहला स्टेज है एलिमेंट्री, दूसरा हायर, तीसरा है प्रैक्टिकल एजुकेशन। देखते हैं एलिमेंट्री में क्या है। एलिमेंट्री 6 साल से 20 साल की एज तक ये चलेगा। देखिए अब 6 साल से बच्चा स्टार्ट करता है पढ़ना, वो जाएगा 10 साल तक सिर्फ पढ़ेगा, फिजिकल एजुकेशन के बारे में पढ़ेगा, मतलब फिजिकल एक्टिविटीज में ज़्यादा होंगी। 11 से 20 तक ऑल चिल्ड्रन विल बी ट्रेन इन म्यूजिक सो एज टू सप्लीमेंट दियर फिजिकल टफनेस विद स्पिरिचुअल सॉफ्टनेस। अच्छा, यहाँ म्यूजिक की अगर बात करें ना तो यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए जाएंगे जो थोड़ा सा म्यूजिकल फॉर्म्स में भी होंगे, या फिर मतलब कुल मिला के कुछ सब्जेक्ट्स की बात भी हो रही है यहाँ पे। तो
11 से 20 तक आपको हो गया म्यूजिक ऐड हो गया, और 10 साल तक तो प्रीडोमिनेंटली फिजिकल एजुकेशन रहेगा। 20 साल की एज में पहला एग्जामिनेशन होगा सभी बच्चों का, जितने भी बच्चे हैं पूरे स्टेट में। अच्छा, एक चीज और आपको ध्यान रखने वाली चीज है, प्लेटो ने गर्ल्स या बॉयज के बीच में कोई डिस्टिंक्शन नहीं रखा है। ऐसा नहीं है कि अगर कहीं लिखा हो फिलोसफर किंग तो वो लड़की नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहीं नहीं लिखा कि भाई गर्ल्स एजुकेशन में नहीं जा सकती, सिर्फ बॉयज ही जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी चिल्ड्रन है सभी, इवन उन्होंने ये भी नहीं बोला कि नहीं यही बच्चे पढ़ेंगे, सभी बच्चे जाएंगे। एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए तो सारे बच्चे जाएंगे, किसी का भी बच्चा हो, गरीब से गरीब का हो, अमीर से अमीर का बच्चा हो, सभी स्कूल में जाएंगे। और इन्होंने स्टेट कंट्रोल्ड एजुकेशन की बात की, ये भी आपको बता दूं, स्टेट कंट्रोल्ड एजुकेशन होगा। मतलब आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है कि आप पैसे दें, फी पेमेंट करें तब आप स्कूल जाएंगे, तब आप पढ़ने जाएंगे, ऐसा की बात, ऐसी चीज़ों की बात नहीं हुई है, ठीक है। तो 6 से 20 साल तक आप एजुकेशन लेते हैं, एलिमेंट्री में रहते हैं। एलिमेंट्री के बाद सबसे पहला एग्जाम आपका होता है, तो एग्जाम में जो भी फेल हो गया वो बनेगा पीजेंट्स, मैकेनिक्स एंड ट्रेडर्स। मतलब ये ट्रेडर्स वाले क्लास में चले जाएंगे चुपचाप। आप फेल होते हैं, आप काम करिए, आप जाइए, आप ट्रेडिंग वाले काम करिए, ठीक है, आप ट्रेडर क्लास में। जो भी बच्चा पास हो जाएगा वो चला जाएगा नेक्स्ट लेवल। नेक्स्ट लेवल कौन सा है? हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन आपका स्टार्ट होता है 21 ईयर्स ऑफ एज से 30 ईयर्स ऑफ एज तक चलता है। इसमें क्या होगा? एडवांस्ड फिजिकल, मेंटल एंड मोरल ट्रेनिंग होगी, और भी जो सब्जेक्ट्स हैं वो भी थोड़े बहुत पढ़ाए जाएंगे, मतलब थोड़े बहुत का जैसे भी जो भी पढ़ाए जाएंगे। एग्जामिनेशन में अगर आप फेल होते हैं तो आप बनते हैं सोल्जर क्लास के, तो सोल्जर क्लास में आप यहाँ से चले जाते हैं। अगर आप पास कर जाते हैं तो आप जाएंगे नेक्स्ट लेवल में। 30 to 35 ईयर्स ऑफ एज में फिलोसफिकल स्टडीज पढ़ाई जाएगी, ठीक है। मतलब आपको फिर अगर आप पास होते हैं तो 5 साल तक, 5 ईयर्स तक आपको फिलोसफिकल नॉलेज दी जाएगी, एक्सटेंसिव नॉलेज दी जाएगी फिलोसफी की, ठीक है। फिर आप जाते हैं प्रैक्टिकल एजुकेशन में। प्रैक्टिकल एजुकेशन का मतलब क्या है? आप 36 से 50 की एज तक ना, आप जो भी, मतलब एक तरीके से आप सोसाइटी के साथ इंगेज करेंगे। जो भी प्रॉब्लम, वर्ल्डली लाइफ में क्या प्रॉब्लम है उसको समझेंगे, अपनी फिलोसफी के अकॉर्डिंग जो भी आपने सीखा है उसके अकॉर्डिंग समझेंगे। ग्रैपल विद द प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ टिल द एज ऑफ 50 साल तक आप सोसाइटी को देखेंगे, समझेंगे, मतलब वर्ल्डली लाइफ में आप व्यस्त रहेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कैसे क्या है। फिर जब आप 50 साल के हो जाएंगे ना, तो अब आपको बोला जाएगा भैया आप अब केपेबल हो गए हैं एक फिलोसफर किंग बनने के लिए। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन एक खड़ा होता है, किंग तो कोई एक होगा ना। अगर किंग कोई एक होगा तो सबसे बड़ा क्वेश्चन किंग कौन होगा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एक ही बंदा होगा पूरे स्टेट में या फिर पूरे सिटी स्टेट में कि वही बस क्लियर कर पाया एग्जाम तक, बहुत सारे बच्चे क्लियर करेंगे। तो किंग कौन होगा? तो इन्होंने, प्लेटो ने एक बड़ा सा अजीब सा एक्चुअली सॉल्यूशन दिया कि देखिए जो फिलोसफर होगा ना वो परे है, क्योंकि बिहेवियर क्या है, यहाँ बात हुई बिहेवियर की, बात क्या हुई थी भाई, जो रूलर होगा ना उसको भाई वेल्थ इकट्ठा ही नहीं करना, उसको लड़ाई लड़नी नहीं, वेल्थ से उसे कोई लेना देना नहीं है, तो उसके पास कोई मोटिवेशन ही नहीं बचता कि मैं किंग बन जाऊं, कोई मोटिवेशन नहीं है। तो फिलोसफर, प्लेटो का एक्चुअली फिलोसफर किंग जो होगा ना उसके पास वो मोटिवेशन ही नहीं होगा, मोटिवेशन विहीन होगा, उसके पास मोटिवेशन बचता ही नहीं, क्योंकि वो वेल्थ तो इकट्ठा नहीं करना चाहता, वो एग्जाम पहले से पास कर चुका है कि उसको वेल्थ चाहिए नहीं, सोल्जर क्लास में जाना नहीं चाहता, किंग बन के क्या करना है। तो वो एक्चुअली प्लेटो क्या कहते हैं, वो उसकी मजबूरी होगी। ये बड़ा थोड़ा सा अजीब सा सॉल्यूशन है, सुनने में बड़ा अजीब लगेगा। ये फिलोसफर की मजबूरी है कि उसको किंग बनाया जाएगा, तो उनमें से कोई एक चूज कर, ठीक है, मतलब उनमें से कोई बन जाएगा। मतलब एक्चुअली कोई सही सोल्यूशन नहीं मिला, लेकिन मतलब कितना आइडियल सा चीज़ है ना, मैं क्या कहूँ इसको, कि इतना आइडियल सा चीज़ है कि पॉसिबल ही नहीं दिख रहा है कि 5 लोग बैठ गए और सब बोल रहे हैं नहीं मुझे किंग नहीं बनना, नहीं मुझे किंग नहीं बनना, और फिर उनमें से कोई कहेगा चलो अच्छा ठीक है सब नहीं बनना है, तो मजबूरी है, मैं बन जाता हूँ और फिर रूल करेंगे। अच्छा, जिसके अंदर मोटिवेशन ही नहीं है किंग बनने का तो क्या रूल, खैर वो अलग मैटर है, वो डिबेटेबल हो जाएगा। तो उसमें से एक कोई किंग बन जाएगा, ठीक है, 50 ईयर्स के बाद। तो ये होगा फिलोसफर किंग, ऐसे चूज करेंगे। तो स्कीम ऑफ एजुकेशन क्या हो गया, मतलब एजुकेशन के साथ साथ बंदे ने यही बता दिया कि किंग कैसे बनेगा इसमें। तो एक थ्योरी आती है कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी एंड वाइब्स का, तो ये अब देखने वाली बात है, प्लेटो भाई साहब कुछ ज़्यादा ही हवा में उड़ गए थे। मतलब एक होती है आइडियलिज्म, एक होती है आइडियलिज्म की पराकाष्ठा। तो मेरा ये मानना था कि प्लेटो यहाँ पे आइडियलिज्म की पराकाष्ठा पार कर गए थे।
खैर, तो देखते हैं इन्होंने बात क्या की। हम पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, कभी कभी मतलब, अच्छा मुझे एक बात बताओ कि किसको किसको लगता है कि पॉलिटिकल साइंस लेके ना, मतलब कभी कभी ये वाली फीलिंग आती है कि बहुत लोग होते हैं, कभी मुझे भी स्टार्टिंग में फीलिंग आती थी कि कभी कभी लगता है कि पुलिस भगवान है वाली फीलिंग आती थी। तो बताना अगर कोई आप में से कोई ऐसा हो कि पॉलिटिकल साइंस लेने के बाद ये और लगता है कि यार साला अपने से ज़्यादा कौन जानता है। ऐसे वकीलों का रहता है ना कि मेरे साथ क्या ही कर लोगे, मेरे ज़्यादा थोड़ी ना कानून जानते हो। तो इस तरह पॉलिटिकल साइंस लेने के बाद मतलब किसको किसको लग रहा है पढ़ने के बाद कि पुलिस भगवान है सर। तो अगर कोई हो ऐसा तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ मुझे। मुझे लगता था पहले। खैर आगे बढ़ते हैं। आइडियल स्टेट। आइडियल स्टेट क्या है? कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी की वाइब्स की बात करते हैं तो आइडियल स्टेट प्लेटो के हिसाब से क्या है? 3 क्लास होने चाहिए, एक ट्रेडर्स होगा, ऑक्सिलरी होगा एंड रूलर्स होगा। अच्छा, ऑक्सिलरी की अगर बात करें तो ऑक्सिलरी सोल्जर क्लास को ही ऑक्सिलरी बोलते हैं, ठीक है। कंफ्यूज मत होइएगा कि अगर कहीं सोल्जर्स की जगह ऑक्सिलरी लिख जाए तो आपको लगे कि अरे ये कौन सी क्लास आ गई, ठीक है। और ऑक्सिलरी एंड रूलर को मिला के ना दोनों को बोला जाता था गार्जियन क्लास। तो ये नाम आप याद रख लीजिए, किसी के नाम से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं या फिर आपको जानना भी चाहिए। तो ऑक्सिलरी यानी कि सोल्जर और रूलर दोनों को मिला के गार्जियन क्लास भी बोला जाता है। सोल्जर्स को ऑक्सिलरी बोला जाता है, ठीक है। तो ये आइडियल स्टेट में 3 क्लास हैं, ऑक्सिलरी रूलर्स आर कॉल्ड गार्जियन क्लास, ठीक। तो कीप गार्जियन क्लास फ्री ऑफ करप्शन। देखो भाई साहब ने क्या बोला, करप्शन से फ्री रखने के लिए क्या आप करेंगे? कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी आती। करप्शन कहाँ होता है? प्रॉपर्टी वेल्थ इकट्ठा कर लो, ये होता है। तब उसे उसको मुक्त करने के लिए सोसाइटी को उन्होंने क्या थ्योरी दी? कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी आया। कीप मिनिमम गुड्स फॉर दियर डे टू डे यूज। मतलब देखिए गार्जियन क्लास क्या होगा ना, वो कम से कम गुड्स अपने डे टू डे यूज के लिए रखेगा। मतलब जितनी जरूरत है सिर्फ उतना अपने पास रखेगा, बाकी उसको रखने की जरूरत नहीं। क्योंकि ट्रेडर्स की ये ट्रेडर्स की ट्रेड्स है ना कि वेल्थ इकट्ठा करना। ये गार्जियन क्लास की तो ट्रेड है नहीं, सोल्जर और रूलर के तो ट्रेड है नहीं, ये तो ट्रेडर्स के ट्रेड है। तो ठीक है, तो कम से कम आप वेल्थ इकट्ठा करेंगे। गुड्स, जो भी गुड्स आपके पास है वो शेयर्ड होगा सभी के द्वारा। मतलब गार्जियन क्लास में जितने भी लोग हैं सब शेयर कर सकते हैं। चलो ठीक है, मतलब कि मेरा बस नहीं है, कोई चीज मेरे पास है तो वो सिर्फ मेरा नहीं है, सबका है भाई साहब। ये मेरे अकेले का थोड़ी ना है। तो वही हाल है ना कि मेरे देश, मेरे बाप का देश थोड़ी ना है, तेरे बाप का देश थोड़ी ना, सबका देश है। दे विल लिव टुगेदर। गार्जियन क्लास के लोग साथ में रहेंगे। ईट फ्रॉम कॉमन किचन। खाना सबका साथ बनेगा, सब साथ में बैठ के खाएंगे, ठीक है। तो मतलब एक भाईचारा वाली बात हो गई। नो प्राइवेट प्रॉपर्टी। कोई भी बंदा ये नहीं कह सकता कि मुझे प्राइवेट प्रॉपर्टी रखनी है, तो कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट नहीं होगा। किसके लिए? गार्जियन क्लास के लिए। ट्रेडर्स की बात नहीं हो रही, ध्यान में रखना है। इसलिए मैं आपको ये बता दूं, कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी एंड वाइब्स की जो बात हुई थी ना, इसमें ट्रेडर्स क्लास है ही नहीं, है पूरा का पूरा गार्जियन क्लास के लिए ही बात की गई है, ठीक। तो नो प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो जब ये हो गया ना तो इसका मतलब क्या है कि कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी हो गई। तो ये बस एक सिंपल सा चीज थी कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी के अंदर, मतलब कि आप वेल्थ प्रोसेस नहीं कर सकते। जब आप वेल्थ प्रोसेस नहीं करेंगे तो आप करप्शन नहीं करेंगे ना। प्लेटो का मतलब ये था। प्लेटो मतलब इस एक्सटेंट तक पहुंच गया है कि भाई वेल्थ में इतना ज्यादा इविलनेस है कि इविलनेस हटाने की बजाय हम वेल्थ को ही हटा देते हैं। समझ रहे हो? मतलब वेल्थ की वजह से करप्शन होता है तो हम करप्शन नहीं हटाएंगे, हम वेल्थ को ही हटा देंगे, तो करप्शन अपने आप हट जाएगा। तो प्लेटो का सोचना इस तरह से था। कितना अच्छा सोच रहा था बंदा, लेकिन बहुत ही ज्यादा आइडियलिस्टिक था। कम्युनिज्म ऑफ वाइब्स के मतलब आते हैं तो ये भी एक तरीके से बात करें तो वो भी एक तरीके से करप्शन हटाने की बात हुई थी, ठीक है। तो कम्युनिज्म ऑफ वाइब्स में देखते हैं क्या। गार्जियन क्लास की बात होगी। मेन एंड वुमेन आइसोलेटेड फ्रॉम द ऑर्डिनरी पॉपुलेशन। देखिए मेन एंड वुमेन जो भी होंगे गार्जियन क्लास के, वो ऑर्डिनरी पॉपुलेशन। ऑर्डिनरी पॉपुलेशन कौन बचा? अब ट्रेडर्स, उनसे दूर रहेंगे सबसे पहली चीज। इंटर इनटू ग्रुप मैरिजेज। ग्रुप मैरिजेज होगी, कोई आइसोलेटेड मैरिजेज नहीं होगी जैसे अभी होती है, एक बंदे के साथ एक बंदी की शादी हो जाएगी, मतलब एक आदमी के साथ एक औरत की शादी होगी, इस तरह नहीं होगा। ग्रुप मैरिजेज होगी। कॉमन हस्बैंड एंड कॉमन वाइफ्स, ठीक है। मतलब इसका मतलब मैं समझा रहा हूँ कि अगर मान लो फॉर एग्जांपल अगर हम ले लेते हैं कि गार्जियन क्लास में 100 मेन है एंड 100 वुमेन्स हैं, तो एक ग्रुप मैरिज हो गई। तो अब इन ग्रुप मैरिज में जो होगा ना, तो 100 लोग ये कह सकते हैं कि मेरे पास 100 वाइफ्स हैं। मतलब जिसमें जो वाइफ कोई होगी, एक कोई औरत होगा, उसके 100 हस्बैंड है और 100 हस्बैंड के पास 100 वाइफ्स हैं। चिल्ड्रन की अगर बात करें तो उनसे जो बच्चा होगा ना, वो
कोई ये नहीं कहेगा कि भाई ये मेरा बच्चा है, क्योंकि पहली चीज बच्चा होने के बाद चिल्ड्रन सेपरेटेड फ्रॉम दियर पेरेंट्स, पेरेंट्स से दूर कर दिया जाएगा। एजुकेशन विथ अदर चिल्ड्रन, अच्छा अब जो अदर चिल्ड्रन की बात आई ना, अब ये जो चिल्ड्रन है वो ऑर्डिनरी है, ये अभी किसी क्लास का नहीं है। ये सारे बच्चे जो ट्रेडर्स के भी बच्चे होंगे, इनके बच्चे और ये गार्जियन क्लास के बच्चे, इनको सबको साथ में एजुकेशन फिर से स्टार्ट की जाएगी, फिर से ये प्रोसेस में आएंगे ये स्कीम ऑफ एजुकेशन के अंदर, और फिर एजुकेशन स्टार्ट करेंगे। फिर बाद में वो सोल्जर्स एंड रूलर्स के कैटेगरी में जाएंगे। तो ऑर्डिनरी चिल्ड्रन के साथ इनकी एजुकेशन स्टार्ट होगी। सेंस ऑफ डिटैचमेंट होगी ना, जब आपको यही नहीं पता कि आपका बच्चा कौन है तो अटैचमेंट होगा नहीं, तो इसलिए सेंस ऑफ डिटैचमेंट होगा। आपको यही नहीं पता कि आपकी बीवी कौन सी है, क्योंकि सब आपकी बीवी हैं और सभी बीवी कहेंगे सब मेरे हस्बैंड हैं, तो कुछ पता ही नहीं है कि कौन है आपका एक्चुअली में। तो सेंस ऑफ डिटैचमेंट होगा। एंड टेम्पटेशन फॉर वेल्थ नहीं होगा भाई साहब, क्योंकि आपको वेल्थ किस लिए इकट्ठा कर रहे हैं, आप खुद वेल्थ को एंजॉय नहीं कर सकते क्योंकि आप गार्जियन क्लास में हैं, आप कम से कम पोजीशन रखेंगे। फिर दूसरी चीज, आपको ये नहीं पता कि आपकी फैमिली कौन सी, फैमिली मतलब आपकी बीवी कौन सी है, बीवी कौन है और आपके बच्चे कौन है, तो आप वेल्थ किसके लिए रखेंगे। तो जब ये कॉन्सेप्ट बन जाएगा तो आप वेल्थ रखेंगे नहीं, वेल्थ रखेंगे नहीं तो फिर से पुरानी बात, करप्शन नहीं होगा। करप्शन अगर नहीं होगा तो मतलब क्या है, सोसाइटी जस्ट सोसाइटी हो गई ना। तो ये प्लेटो का आइडियलिज्म था, प्लेटो की कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी एंड वाइब्स था, ठीक। तो ये कुछ ज़्यादा ही लेवल पे जाके इन्होंने इस थ्योरी को बताया था कि करप्शन कैसे हटाना है या फिर किस तरह से चीज़ें आगे बढ़ेंगी, आइडियल स्टेट किस तरह से फंक्शन करेगा। क्रिटिसिज्म, ऑब्वियस सी बात है, बिना सोचे समझे क्रिटिसिज्म तो होनी ही होनी थी। अरिस्टोटल जो इनके बहुत बड़े डिसाइपल थे, सबसे बड़े डिसाइपल अरिस्टोटल थे और सबसे बड़े क्रिटिक भी एक्चुअली अरिस्टोटल ही थे प्लेटो के। सरेंडरिंग ऑल द बेस्ट फॉर द गार्जियंस, अब ये क्या कहते हैं कि ये एक्चुअली एजुकेशन की अगर बात करें तो एजुकेशन में जो भी मेन चीजें थी ना वो सब किसको दे दिया, गार्जियन क्लास को। ट्रेडर्स को तो कुछ दिया ही नहीं गया भाई साहब, कुछ नहीं दिए आप, तो जो भी अच्छी चीजें हैं वो सब तो पकड़ा दिया आप गार्जियंस को। तो अरिस्टोटल कहते हैं। आगे बात करें तो डाउटफुल यूनिटी थ्रू, अच्छा देखो प्लेटो ने जस्टिफिकेशन दिया था कि कम्युनिज्म ऑफ फैमिली या फिर कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी का रीजन ये भी है कि सोसाइटी में यूनिटी आएगी, इनका मानना ये था। तो डाउटफुल यूनिटी थ्रू कम्युनिज्म ऑफ फैमिली, मतलब फैमिली का मतलब इस तरह की आपकी बीवी कौन है, आपके बच्चे कौन है आपको पता नहीं है, तो इससे यूनिटी आ जाएगी पूरी सोसाइटी में। ये डाउटफुल है, मतलब ये कोई रीजन नहीं हुआ या फिर सही रीजन नहीं है कि इस तरह से आप यूनिटी ला ही देंगे सोसाइटी में। कंफ्यूजन, अरिस्टोटल क्या कहते हैं, वन फीमेल वाइफ ऑफ ऑल मेल, एक कोई औरत है वो सबकी बीवी है, एक कोई व्यक्ति है आदमी है वो सबका हस्बैंड है, एक फादर है उसके हजारों बच्चे हैं और एक बच्चे के हजारों बाप, मतलब कुछ मतलब क्या चल क्या रहा है भाई साहब। ये अरिस्टोटल अगर सामने से जाकर पूछे तो प्लेटो से पूछते हैं ना कि चाहते क्या हो तुम, मतलब करना क्या चाहते हो, तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है भाई साहब, इसमें चल क्या रहा है समझ नहीं आ रहा है। तो कॉमन चिल्ड्रन निग्लेक्ट कर दिए जाएंगे ना। अब मैं आपसे ही पूछता हूँ, खैर ये चीजें बहुत होती हैं, होता ना कि कभी कभी मतलब जो गवर्नमेंट की बिल्डिंग होती है उसको कोई नहीं मतलब कोई नहीं चाहता ना कि इसको कंजर्व करे। आप हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाएंगे, कोने में देखिए पान थूक देंगे, लेकिन आप अपने घर में पान नहीं थूकेंगे, क्यों, क्योंकि ये आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, आपको सफाई करनी है, आपको प्रॉब्लम होगी ना। ये कॉमन प्रॉपर्टी है भाई गवर्नमेंट की, तो अब जब गवर्नमेंट की कॉमन प्रॉपर्टी है तो आपको फर्क ही नहीं पड़ता कि इसको साफ रखना है कि नहीं रखना। तो इसलिए बोला जाता है कॉमन चिल्ड्रन को निग्लेक्ट कर दिया जाएगा, कोई उसको ध्यान देने वाला नहीं है। स्टेट कंट्रोल्ड मेटिंग, अब स्टेट कंट्रोल्ड मीटिंग हो रही है, मतलब किसी से भी किसी को भी बच्चा हो रहा है कुछ पता नहीं चल रहा है, कंट्रोल्ड में हो रहा है, स्टेट के कंट्रोल्ड में हो रहा है। तो क्या मेन और वुमेन कोई जानवर हैं? तो ये भी एक क्रिटिसिज्म होता है। मैरिज की अगर बात करें, ना तो ये मोनोगामी है ना तो बाइगैमी है, पॉलीगैमी भी नहीं है, ये पॉलीएंड्री भी नहीं, तो है क्या? तो ये भी क्रिटिसिज्म है। टू आइडियलिस्टिक, टू उटोपियन, टू इमेजिनरी एंड अकॉर्डिंगली फार अवे फ्रॉम द रियलिटी ऑफ लाइफ। कहने सुनने को तो बहुत अच्छा लगा कि भाई ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, हम तहलका मचा देंगे, सोसाइटी ऐसी जस्ट कर देंगे कि एकदम पता नहीं क्या कर देंगे, लेकिन एक्चुअली पॉसिबल है क्या?
आप प्लेटो से पूछा जा रहा है, प्लेटो का क्रिटिसाइज इस बात पे हो रहा है कि आप सब जो कह रहे हैं आपका इंटेंशन बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन क्या ये पॉसिबल है आप जो बोल रहे हो, ठीक है। तो ये क्रिटिसिज्म होगा। कार्ल पॉपर का आपको नाम याद रखना है। कार्ल पॉपर क्या कहते हैं, द ओपन सोसाइटी एंड इट्स इमेज, ये इनकी बुक का नाम है। क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, बहुत ही फेमस बुक है पॉलिटिकल साइंस के अंदर। इवन जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पढ़ते हैं तो कार्ल पॉपर की ये बुक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कार्ल पॉपर ने बोला प्लेटो इज द एनिमी ऑफ ओपन सोसाइटी। इवन कार्ल पॉपर ने प्लेटो को टोटलिटेरियन भी बोला है कि भाई साहब ये पागल आदमी है, टोटलिटेरियन है ये, मतलब पागल नहीं बोला, टोटलिटेरियन बोला है, तो टोटलिटेरियन है ये। अच्छा, यहाँ पे मैं प्लेटो की बात कर रहा था इसलिए यहाँ पे मैं सिर्फ प्लेटो लिखा हूँ। कार्ल पॉपर ने कार्ल मार्क्स को भी बोला है कि कार्ल मार्क्स एंड प्लेटो दोनों इनमी हैं ओपन सोसाइटी के, ठीक है। तो ये क्रिटिसिज्म था प्लेटो का। अच्छा देखिए, तो क्वेश्चंस अक्सर आते हैं और ये आप लोग पढ़े भी होंगे शायद, डिस्टिंक्शन बिटवीन प्लेटोज कम्युनिज्म एंड मॉडर्न कम्युनिज्म। जो मॉडर्न कम्युनिज्म है जिसको कार्ल मार्क्स के द्वारा लाया गया, उसके बीच में और ये प्लेटो के कम्युनिज्म के बीच में क्या कोई डिफरेंस है या फिर नहीं है। तो बोला गया कि भाई अगर ऊपर ऊपर देखेंगे तो ये सब लग रहा है ना कि सब एक चीज सबकी है, तो दोनों यही बात करते हैं, लेकिन जब अंदर से गौर से देखेंगे तो उसमें डिफरेंसेस दिखते हैं। सबसे पहली चीज इश्यू वाइज देखते हैं कि क्या क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं। सबसे पहले इश्यू पे आते हैं, स्फेयर ऑफ एप्लीकेशन, किसके ऊपर अप्लाई किया जा रहा है कम्युनिज्म का। तो प्लेटो कम्युनिज्म में सिर्फ गार्जियन क्लास को बात की जा रही है, ट्रेडर क्लास की बात नहीं होगी। इसका मतलब सिर्फ गार्जियन क्लास के ऊपर बात हो रही है। मॉडर्न कम्युनिज्म की अगर बात करें जो कार्ल मार्क्स है, तो होल सोसाइटी के ऊपर बात होगी। ये किसी एक सोसाइटी की बात नहीं कर रहे हैं, ये होल सोसाइटी के ऊपर बात करें कि भाई साहब कोई जितनी भी क्लासेस है ना, सबके ऊपर ही इसका इन्फ्लुएंस होना चाहिए। वे टू ट्रांजिशन, इलेबोरेट एजुकेशन सिस्टम, मैंने अभी बताया ना कि भाई कैसे सिस्टम पॉसिबल होगा, ये सारी चीज़ें तो एजुकेशनल सिस्टम के हिसाब से ये पॉसिबल कर रहे हैं कि पहले क्लास कैसे डिवाइड होगा, एजुकेशन के अकॉर्डिंग डिवाइड होगा, फिर उसके अकॉर्डिंग कोई राजा बनेगा, फिर उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें फंक्शंस होंगी, ठीक है। तो एजुकेशनल सिस्टम के साथ, लेकिन कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं, उठाओ डंडा कूट चलो, मतलब रिवोल्यूशन कर दो, कैपिटलिज्म के खिलाफ रिवोल्यूशन कर दो आप। ये जो सोसाइटी चल रही है कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, उसको खत्म करो और बनाओ उसको कम्युनिज्म। कैपिटलिज्म से पहले सोशलिज्म बनेगा, सोशलिज्म के बाद बनेगा कम्युनिज्म। तो वो इनका तरीका कार्ल मार्क्स क्या हो गया, रिवोल्यूशनरी हो जाएगा, ठीक है। नेचर ऑफ कम्युनिज्म क्या है, शेयरिंग ऑफ कॉमन प्रॉपर्टी एंड कॉमन वाइब्स, ठीक है। यहाँ पे क्या है, कॉमन ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी, यहाँ वाइब्स की बात नहीं हो रही, फैमिली के साथ छेड़खानी कुछ नहीं हो रही, यहाँ पे फैमिली के साथ भी छेड़खानी हो गई। गोल क्या है, सेटिस्फैक्शन ऑफ मिनिमम नीड्स, ठीक है। प्लेटोज के कम्युनिज्म का गोल क्या है, सेटिस्फैक्शन ऑफ मिनिमम नीड्स। यहाँ पे क्या है, सेटिस्फैक्शन ऑफ ऑल मटेरियल नीड्स। कार्ल मार्क्स तो कहते हैं भैया कि हमको आइडिया से कोई मतलब नहीं है, हमको तो मटेरियलिज्म से मतलब है ना। मतलब ये अगर क्लियर हो गया तो ये तो ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। आप भूखे पेट बुद्धि वाली बात नहीं कर सकते हो क्योंकि आप मर जाओगे, लेकिन आप जब आपके पास खाना होगा तभी आप बात कर पाओगे, ठीक है। तो प्राइमरी फिलोसफिकल बेसिस क्या है, प्राइमेसी ऑफ मोरल वैल्यूज की प्राइमेसी है यहाँ पे, मटेरियल सेटिस्फैक्शन की ज़्यादा वैल्यू दी गई है। अथॉरिटी टू फिलोसफर किंग, अथॉरिटी किसके पास जाएगी, फिलोसफर किंग्स के पास, और यहाँ पे किसके पास जाएगी, वर्किंग क्लास के पास। आई होप कि आप लोग को ये समझ में आया होगा। मैं कोशिश किया कि कितने इजी से इजी तरीके से आपको समझा दूँ। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मुझे जहाँ तक लगता है कि पसंद आई होगी तो लाइक करना मत भूलिए और सब्सक्राइब करिए मेरे इस चैनल को। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार एंड धन्यवाद।